बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेप्टाइल्स का लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है जिसको हम कवर करेंगे, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्टिब्रेट्स जो हैं तब तक वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं हो सकते जब तक कि उनकी जो रिप्रोडक्शन है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो पानी से मावरा ना हो जाए, रनिंग या स्टैंडिंग किसी भी लिहाज से वाटर से वो दूर हों या वाटर पर डिपेंडेंट ना हो, तभी वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स कहलाएंगे। और वर्टिब्रेट्स के लिए दो चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, लाइक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एमनियोटिक एग्स। और ये दोनों चीज़ें ही, ये दोनों अडेप्टेशंस ही आपके पास लैंड पे मूवमेंट के लिए इसको आसानी फराहम करती हैं। सबसे पहले एमनियोटिक एग्स को देख लेते हैं। एमनियोटिक एग्स जो हैं वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते वाटर से, वन वे और द अदर। लाइक जिस तरह फॉर एग्जांपल इनके जो शेल्स होते हैं, उसके जो पोर्स होते हैं, उसमें से गैस एक्सचेंज होती रहती है, तो वाटर एवेपोरेट होता रहता है। इस वजह से पेरेंट्स को ज़्यादा एनर्जी खर्च करके जो एग्स होते हैं उनकी केयर करनी पड़ती है और उनके इर्द गिर्द हाई ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी पड़ती है। और इसके अलावा लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ योग जो हैं वो भी लॉन्गर पीरियड ऑफ द डेवलपमेंटल पीरियड्स को सपोर्ट करती हैं। और जो पेरेंटल एनर्जी है या टाइम है वो जो है वो बच जाता है इस केस में, जब लार्ज योग जब स्टोर की जाती है, कि पेरेंट्स की जो एनर्जी है वो एग्स को लुक आफ्टर करने की बजाय पोस्ट हैचिंग केयर के ऊपर जो है ना फोकस हो जाती है, कि जब हैच हो जाएं एग्स में से उनके ऑफस्प्रिंग्स, तो उसके बाद उनकी केयर की जाए। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फीमेल के अंदर होनी चाहिए, और जिसके अंदर जो है ना प्रोटेक्टिव एग मेम्ब्रेन्स आपके पास होती हैं। और उसके बाद ही ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होगी, तो एग के गिर्द जो है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स लपेट के और शेल के साथ उसको बॉडी से बाहर ले आउट किया जाएगा। तो तमाम जो मेल्स होते हैं रेप्टाइल्स एक्सेप्ट टटोरास को छोड़ के बाकी तमाम मेल रेप्टाइल्स के पास इंट्रोमिटेंट ऑर्गन मौजूद होता है, जो कि इंट्रोड्यूस करता है स्पॉन्टेनियस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और लिजर्ड्स और स्नेक्स के अंदर स्पेशलाइज्ड किस्म के पेयर्ड हेमीपेनीज होते हैं, जो कि उनकी बेस ऑफ द टेल पे प्रेजेंट होते हैं, और एकदम से वो इरेक्ट आउट होके निकल आते हैं फ्रॉम इनसाइड आउट, बिल्कुल ऐसे जैसे ग्लव्स की जो फिंगर्स नहीं होती जो आप लोग दस्ताने वगैरह पहनते हैं, वो जब अंदर चली जाएँ तो उसको आप कैसे बाहर निकालते हैं एकदम से, यानी कि वर्ट आउट हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसके पास हेमीपेनीज दो होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते थे गुनेड्स जो हैं आपके पास वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मौजूद होते हैं, और मेल्स के अंदर जो है डक के ज़रिए जो स्पर्म्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं टू द क्लोएका, फिर वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जब पॉपुलेशन हो जाती है यानी स्पर्म्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर ये समाइनल रिसेप्टिकल्स होती हैं, वहाँ पे ये स्टोर किए जाते हैं, और वहाँ पे कुछ सिक्रीशंस भी रिलीज़ होती हैं जो कि समाइनल रिसेप्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ से सिक्रीशन रिलीज़ होती हैं जो कि नरिश करती हैं स्पर्म्स को, और स्पर्म्स को उनकी जो है ना एक्टिविटी को अरेस्ट कर देते हैं, यानी रोक देते हैं, मूव नहीं कर सकते, वहीं पे मौजूद रहते हैं, और उसको स्टोर कर सकते हैं अप टू द 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल तक टर्टल में वो स्टोर किए जा सकते हैं, और 6 सालों तक सांप के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स के एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे स्पर्म को जो है ना पूरी विंटर्स यानी सर्दियों में स्टोर किया जा सकता है। पॉपुलेशन जो हो सकती है वो फॉल में हो जाती है, जैसे जो ख़ज़ां का मौसम होता है, और उसके बाद फिर जब वो इकट्ठे होते हैं ना विंटर स्लीप के लिए या हाइबरनेशन के लिए कॉन्ग्रीगेट इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ उस टाइम पे उनकी पॉपुलेशन हो जाती है, स्पर्म्स जो है ना स्टोर कर लिए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है और जो डेवलपमेंट होती है वो स्प्रिंग में होती है, आफ्टर द जब टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अच्छा जी, अब फर्टिलाइजेशन जो है ये होती कहाँ है, लोकेशन इसकी अगर देखी जाए तो फर्टिलाइजेशन जो है ना अपर पार्ट ऑफ दी ओविडक्ट में होती है, और उसके बाद उसके बाद ये ओवरी से होती हुई क्लैका। ठीक है, और क्लैका जो है आपके पास वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले जो है ना बहुत सारी ग्लैंडुलर सिक्रीशंस के गिर्द हो जाती हैं, लाइक ग्लैंडुलर रीजन जो ओविडक्ट का होता है, जब वहाँ से फर्टिलाइज एग पास कर रहा होता है तो एल्ब्यूमन एंड एग शेल जो है इसके गिर्द रिलीज़ हो जाता है। शेल जो इसका होता है वो टफ़ तो होता है लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स कहते हैं लाइक क्रोकोडाइल्स वगैरह के अंदर कैल्केरियस शेल हार्ड होता है, जैसे बिल्कुल जैसे बर्ड्स में होता है।
अब एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन हमने यहाँ स्टडी करें, दैट इज़ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो है आपके पास 6 फैमिलीज़ ऑफ लिजर्ड्स में और एक स्पीशीज़ स्नेक की है, उसके अंदर देखा गया है। पार्थिनोजेनेसिस आपको पता ही है, विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन जो है ना डेवलपमेंट हो जाती है। तो इन स्पीशीज़ के अंदर कोई भी मेल ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, ठीक है, सिर्फ फीमेल्स होती हैं। और पार्थिनोजेनिक फीमेल्स जो होती हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है वो बायसेक्सुअल पॉपुलेशन के जिनमें मेल और फीमेल होते हैं उनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत हायर उनका रेट होता है। अब यहाँ पे एक नुकसान तो है ना कि आपके पास पार्थिनोजेनेसिस हो रही है क्योंकि इसके अंदर कोई भी क्या कहते हैं जीन्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं या आपके पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो बेटे ये फ़ायदा जो है ना कि सर्दियाँ जब शदीद पड़ती हैं तो उनकी नस्ल बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होती है, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि ये फ़ौरन से पार्थिनोजेनेसिस करके अपनी जो है ना सर्वाइवल को इंश्योर करें। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है इसका बेसिकली वो यही है कि आपके पास वो ऑफसेट कर देता है डिसएडवांटेजेस जो कि आपके पास होते हैं पार्थिनोजेनेसिस के, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी वगैरह को आउट कम कर देता है। रीपॉपुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आप मतलब कि वो अपनी नस्ल ही ख़त्म कर दें। अब हम कुछ बिहेवियर्स का जिक्र करते हैं। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स कुछ कम्प्लेक्स किस्म के पाए जाते हैं रेप्टाइल्स के अंदर जब वो फीमेल तलाश कर रहे होते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन। जो आपके पास एनिमल्स होते हैं इनमें कोर्टशिप का फंक्शन जो होता है वो बेसिकली सेक्सुअल रिकग्निशन होता है और बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है फॉर रिप्रोडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप देख लें, जैसे कुछ मैं एग्जांपल्स आपसे शेयर कर रही हूँ, लाइक हेड बॉबिंग जो है उसके अंदर मेल डिस्प्ले करते हैं, मेल लिजर्ड जो है ना ब्राइट पैचेस शो करती हैं, ठीक है, अपने गर्दन पे और इन लार्ज फोल्ड्स ऑफ स्किन, यानी कि हेड बॉब शेप हो जाता है इनका। और कोर्टशिप जो आपके पास स्नेक्स के अंदर होती है उसमें प्राइमरीली टेक्टाइल स्टिमुलेशन जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। टेल जो है ना वेविंग डिस्प्ले की जाती है और इसके बाद फिर जो मेल होता है वो रनिंग हिज चेन अलॉन्ग द फीमेल, ठीक है, और उसके बाद वो फीमेल से की बॉडी के गिर्द वाइनिंग स्टार्ट कर देता है एंड वाइनिंग हिज बॉडी, ठीक है, अलॉन्ग विद हर, और क्रिएटिंग वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन जो कि एंटीरियर से पोस्टीरियर जो कि पोस्टीरियर से इंटीरियर की तरफ पास होती हैं उसकी बॉडी में। और अभी रिसेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली ये फेरोमोन्स भी लिजर्ड्स और स्नेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स फेरोमोन्स, ठीक है। इसके अलावा वोकलाइजेशंस आपने इससे पहले किसमें पढ़ी थी, एम्फीबियंस में, तो वोकलाइजेशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं क्रोकोडाइल्स में। क्रोकोडिलियन फैमिली के अंदर वोकलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। ब्रीडिंग सीजन जब इनका होता है तो मेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और इवन बाक भी करते हैं, ठीक है, और कफ भी कर सकते हैं, यानी खांसना और भौंकना, ये उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि वो दूसरे मेल्स को वॉर्न करते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये ऑक्यूपाई है मेरा रीजन, ठीक है। इसके अलावा रोरिंग धारने की वोकल्स जो होती हैं वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे आपने देखें 3 तरह की वोकल्स पड़ी हैं। बार्किंग एंड कफिंग इज़ फॉर टेरिटोरियल वार्निंग्स एंड रोरिंग इज़ टू अट्रैक्ट द फीमेल्स फॉर मेटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ आप देखेंगे कि मेटिंग अकर्स इन वाटर, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना विद दैट ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट्स जस्ट अ मेटिंग, यानी पानी में मेटिंग होती है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी क्योंकि कॉपुलेशन हुई है, यानी कॉपुलेशन का प्रोसेस पानी के अंदर हुआ है और फर्टिलाइजेशन तो फीमेल बॉडी के अंदर होगी, तो फर्टिलाइजेशन क्या होनी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होनी है। अच्छा, जब अब एग जो ले डाउन कर दिए जाते हैं तो रेप्टाइल्स जो हैं वो यूजुअली उनको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, अबैंडन छोड़ देते हैं उन एग्स को। वर्चुअली जो टर्टल्स होते हैं वो अपने एग्स जो बरी करते हैं इन द ग्राउंड या फिर प्लांट डेब्रिस के नीचे। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि रॉक्स के नीचे या डेब्रिस के नीचे या बर्रोस के अंदर अपने एग बरी कर देते हैं और उनको छोड़ देते हैं अनअटेंडेड। और कुछ 100 स्पीशीज़ रेप्टाइल्स की ऐसी हैं जिसके अंदर कुछ हद तक पेरेंटल केयर होती है एग्स की, जिसकी एग्जांपल अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। अमेरिकन एलिगेटर है आपके पास, एलिगेटर मिसिसिपिएंसिस। इसकी जो फीमेल होती है वो बिल्ड करती है माउंट्स ऑफ द मड एंड वेजिटेशन, यानी कि वो एक ढेर सा बना लेती है, ठीक है, मड का और वेजिटेशन का, तकरीबन 1 मीटर तक ऊंचा भी हो सकता है, 2 मीटर तक डायमीटर हो सकता है। और उसके बाद इसको अंदर से हॉलो करके खाली करती है और इसको मड वगैरह डब्बेस वगैरह से भर देती है। उसके बाद उसके अंदर अंडे दे देती है और उसके बाद कर देती है इसको कवर, ठीक है। अब जो टेम्परेचर होगा विद इन दैट नेस्ट वो डिटर्मिन करेगा कि सेक्स क्या होगी जो एग्स के अंदर जो एम्ब्रियोज हैं उनकी। अगर तो टेम्परेचर बिलो 31.5 डिग्री सेल्सियस है तो फीमेल्स डेवलप होंगी,
और अगर आपके पास टेम्परेचर बिटवीन 32.5 एंड 33 तक रहता है तो मेल ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होंगे, और अगर टेम्परेचर रहता है 32 तक ही तो फिर मेल फीमेल दोनों डेवलप हो सकते हैं। इस तरह के जो टेम्परेचर इफेक्ट्स हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, ये लिजर्ड्स और कुछ टर्टल्स में भी देखे गए हैं। अब उसके बाद फीमेल जो है वो वहीं जो नेस्ट बनाया उसके करीब करीब रहती है थ्रू आउट द डेवलपमेंट, और प्रोटेक्ट करती है एक्स को फ्रॉम प्रिडेशन, कि दूसरे एनिमल्स को प्रिडेट ना कर लें। और इसके अलावा जब बच्चे हैच आउट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद, क्योंकि वो अंदर ही होते हैं, बंद होता है ना नेस्ट, तो उनकी हाई पिच की कॉल्स जो होती हैं, बच्चे जैसे चीखते हैं या हाई पिच की उनकी कॉल्स होती हैं, उसकी वजह से बच्चों को निकाल के पिक करके अपने माउथ में लेके उनको बाहर पानी की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देती है, और छोटे शैलो शैलो पूल्स खुद भी बनाती है, स्कूप अप करती है, और वहाँ पे जो बच्चे हैं तकरीबन 2 साल तक उन बच्चों के साथ रहती है। और जैसे वो खुद शिकार वगैरह करेगी कुछ चीज़, तो उसके जो स्क्रैप्स होंगे बच्चे हुए या कोई फूड ड्रॉप ऑफ होगा वो बच्चे खाएंगे, और बच्चे इसके अलावा खुद भी छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को शिकार करना शुरू कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट वाज हाउ द रेप्टाइल्स are fertilized, and they got fertilized and they cover up all the developmental stages, एंड पेरेंटल केयर को भी हमने डिस्कस किया, पार्थेनोजेनेसिस को भी हमने डिस्कस किया है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को भी, और एमनियोटिक एक्स को भी। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है रेप्टाइल्स का। इंशाल्लाह ताला मंडे को जो है मैं आप लोगों के साथ नया चैप्टर लेके आप लोगों के सामने हाजिर होंगी, और नया चैप्टर जो है ना बर्ड्स से रिलेटेड है, रेलेवेंट है। लेकिन चूँकि हम लोग उसमें थोड़ा सा हम पार्ट्स पढ़ेंगे कुछ फॉसिल्स को लेके, तो वो रिलेट करेंगे आपके ऑब्वियसली रेप्टाइल्स के साथ, क्योंकि हम एक रेलेवेंट वे के अंदर लेके चल रहे हैं चीज़ों को। जैसे हमने एम्फीबियंस की कुछ चीज़ें जो हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं, ऐसे ही हम बर्ड्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, और सेम लाइक दैट विद दैट ऑफ द मैमल्स, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।